ये अग्निपथ भर्ती योजना देश के लिए अग्निपथ क्यों बन गई? कुछ लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका था और फिर एकदम उनको बोल दिया गया कि अब खत्म। सरकार का बेसिक नियत अच्छी है, कम्युनिकेशन की कमी रह गई। किसान आंदोलन में हुआ था कि इंटेंशन तो ठीक थी, कन्विंस नहीं कर पाए। आपने सही बात कह दी, सेना की नफरी को कम करना चाहते हैं, सारे देश कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। अगर काडर में तब्दीली की जा रही है, एक बड़ा रिफॉर्म करने की प्लानिंग हो रही है, तो वो इतने हल्के में कर लिया जाता है, ये सब सोचा विचारा नहीं जाता। कई बार आंकड़ों की लड़ाई में लग जाते हैं। अग्निपथ में सर आपको क्या क्या नहीं जचता? 4 साल का टेन्योर कुछ कम है। 4 साल बाद करेंगे क्या? सिक्योरिटी गार्ड ही हो और क्या करेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी आ नहीं सकती है किसी लेवल पे, आपको लगता है? लॉरेंस बिश्नोई तो है ही, ऐसे शार्प शूटर तो चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए कि इनके किन किन चीजों को रीथिंक करे और कैसे जो पब्लिक जो नाराज है वो इससे कन्विंस हो? अगले साल भी 22 वैकेंसियां 46,000 की बजाय 75-80 हजार रखो, इसको क्या 5 या 7 साल कर सकते? पंजाब आज सेना की बजाय कनाडा जाना चाहता है। अजीबो गरीब पंजाबियों में एक बीमारी है, कनाडा चलो, वो एक जगह बैठ के पता नहीं क्यों राजी नहीं है। सेना में अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, आगजनी और हिंसा हो रही है। आखिरकार क्यों विरोध हो रहा है? क्यों नाराज हैं बेरोजगार? क्या मसला रोजगार है या फिर सेना में जो भर्तियां शॉर्ट टर्म पर की जा रही हैं, इसको लेकर गुस्सा निकाला जा रहा है? देश के बड़े बड़े कमांडर अलग अलग व्यूज दे रहे हैं और हमारे साथ आज रहेंगे देश की पश्चिमी कमान के पूर्व जीओसी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब, ये अग्निपथ भर्ती योजना देश के लिए अग्निपथ क्यों बन गई? मैं उन युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। जिस गलत रास्ते पे हिंसा पथ पर आप चल पड़े हैं, वो आपके भविष्य के लिए बहुत घातक हो सकता है। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आजकल के ज़माने में जब वीडियोग्राफी होती है, जो लोग दंगे करते हैं उनकी फ़ोटो लगा दी जाती है, तो आप एक हिस्ट्री शीटर बनने की तरफ चल पड़े। आप एक आतंक की कैटेगरी में जा रहे हैं, एक राइटर है, एक हिंसावादी है। किसी भी नौकरी को ज्वाइन करने से पहले आपका वेरिफिकेशन होता है। फिर अगर पुलिस वाला आपका वेरिफिकेशन ना करे तो आप क्या बोलेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? तो मेरा आपसे एक बहुत सिंसियर अपील है। मैं सरकार को भी ये अपील करूंगा कि वो आपकी तरफ थोड़ा बड़े दिल से देखें। उन्होंने एक स्टेप तो उठा लिया है, उन्होंने 21 साल से उम्र को 23 साल कर दिया है। तो कुछ लोग जिनको ये डर था कि 2 साल के कोविड की वजह से वो इसका चांस नहीं ले सके, उनकी जो अंदेशा, जो भावनाएं हैं, वो इससे किसी हद तक दूर हो सकेंगी। तो ये सरकार ने एक सराहनीय प्रयास किया है। हम और प्रयासों की और बातचीत की उम्मीद करते हैं। ये अग्निपथ क्यों बन गया? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं लेता हूं ये जो हुड़दंगबाजी हो रही है, इसके पीछे कुछ तो वो लोग हैं जिनको ये था कि हम मिस आउट कर गए। कुछ लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका था, उनका मेडिकल तक जा चुके थे वो, और फिर एकदम उनको बोल दिया गया कि अब खत्म। तो वो एक कैटलिस्ट के तौर पे उभर के आते हैं, वो लोगों को भड़काते हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनका तो दांव पे लग गया है ना जीवन। तो कुछ तो वो है। कुछ अगर आप इसका विश्लेषण करें तो ये आरा के क्षेत्र में हुआ। आरा में रेलवे के रिक्रूटमेंट पे भी दंगे हुए। तो वहाँ पर कुछ कोचिंग सेंटर हैं, कुछ एकेडमीज हैं, रिक्रूटमेंट में भी कुछ एजेंसियां काम करती हैं, कुछ माफिया टाइप लोग होते हैं, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा है, उनकी दुकान तो बंद होगी, तो ये कई चीजें इसमें मिल गई हैं, तो इसलिए ये हिंसा या दंगे भड़के हैं। बहुत जगह और भी आगजनी हो रही है, बिहार से बाहर भी हो रही है, हरियाणा में भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है और दूसरे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हो रही है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए पटियाल साहब, दिक्कत तो है। अब अगर हम इस स्कीम को लें तो 2 नज़रिए होते हैं। एक नज़रिया ये होता है कि लोग फौज में आते हैं देश सेवा के लिए, उनमें ये जज्बा होता है कि हम अपनी जान दे देंगे, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। फौज में कुछ लोग परिवार के वजह से आते हैं, उनके परिवार वाले फौज में रहे हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग इस वजह से आते हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए।
और एक परमानेंट नौकरी चाहिए। एक ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें पेंशन हो, मेडिकल कवरेज हो, और सेना को यंग तो रखना है, लेकिन उनकी आकांक्षाएं ये हैं, इसके साथ वो आते हैं। और ये जज्बा जो पैदा होता है कि कारगिल में वो चढ़ गए, उन्होंने अपनी जान दे दी, वो यूनिट में आने के बाद पैदा होता है। जब आप अपनी रेजिमेंट यूनिट में जाते हैं, अपने साथी लोगों के साथ रहते हैं, जोड़ीदारों के साथ एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो फिर ये जज्बा आ जाता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सोचनी पड़ेगी कि एक आकांक्षा, एक 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 डिमांड है लोगों के मन में कि किसी तरीके से उनको सरकारी नौकरी मिले और परमानेंट मिले। तो अब इसमें जो मेरा विचार है कि सरकार का बेसिक नियत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर कम्युनिकेशन की कमी रह गई। और जो कहते हैं ना, चेंज को लागू करने के लिए मैनेजमेंट में होता है चेंज मैनेजमेंट, तो चेंज मैनेजमेंट शायद ठीक नहीं हो पाया। क्या वैसा ही हुआ सर जैसे किसान आंदोलन में हुआ था कि इंटेंशन तो ठीक थी, कन्विंस नहीं कर पाए? तो ये उसी का दूसरा रूप है। पटियाल साहब, बिल्कुल आपने सही बात कह दी। इसमें ज्यादातर कम्युनिकेशन फेलियर है, और कुछ क्या है कि जल्दी में कर देना। काडर के जो चेंज होते हैं वो मेरे विचार से धीरे धीरे करे जाने चाहिए। तो पहले ना हिंदुस्तान की फौज में 7 साल की कलर सर्विस होती थी, 1971 की लड़ाई भी उससे लड़ी गई थी, और उसके बाद एक रिजर्व सर्विस होती थी, और लोग इतनी ही सर्विस करके जाते थे। तो अब 7 से आपने 4 कर दी, आप 7 भी कर सकते थे। कोई ऐसी स्कीम भी ला सकते थे जो 5 से 10 तक होती, और धीरे धीरे कर लेते इसे। और कुछ क्या हुआ कि 2 साल भर्तियां नहीं हुई। एक साल में लगभग 80,000 लोग भर्ती होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लेकर। तो नंबर रहता है 70 से 80,000। अब आपने 46,000 का नंबर पकड़ लिया। इसके पीछे एक पर्पज़ और भी है कि आप सेना की नफरी को कम करना चाहते हैं। चीन ने भी कम किया है, सारे देश कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं। लेकिन शायद जहां 3 साल से 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, तो तीसरे साल में ये एकदम कम वैकेंसी के साथ लगा देना शायद ये ठीक नहीं था। और शायद ये हो सकता था कि पहले साल 70,000 वैकेंसियां देते, अगले साल उसको 60 कर लेते, फिर 50 पे ले आते। अब तो मैं वो बात होने के बाद तो सभी को अकल आ जाती है, पर मुझे लगता है कि जिन्होंने प्लानिंग की उनको इस बात में। पर आपको लगता है कि सेना में अगर काडर में तब्दीली की जा रही है, एक बड़ा रिफॉर्म करने की प्लानिंग हो रही है, तो वो इतने हल्के में कर लिया जाता है कि ये सब सोचा विचारा नहीं जाता? सोचा विचारा पटियाल साहब किया होगा। अब क्या है कि कई बार आंकड़ों की लड़ाई में लग जाते हैं और ध्यान उनसे हट जाता है। और कई बार क्या है कि ये स्कीम कोविड से पहले शुरू हुई थी, इसकी प्लानिंग, फिर कोविड आ गया। कमी तो है। अब आप तो स्कीम की बात कर लें, ये सोच लें। आप बताइए कि अग्निपथ में सर आपको क्या क्या नहीं जचता, जो आपको लगता है कि आर्मी के लिहाज से ये चीजें अमेंड होनी चाहिए? 4 साल का टेन्योर कुछ कम है। अच्छा ये हो कि हम शॉर्ट एंगेजमेंट लाएं, पर उसको 7 साल का लाएं, और उसको कम कर सकते हैं बाद में। पहले 7 का ट्राई कर लें और फिर उसको कम करके देख लें, 5 साल ले आए। और एक ये भी है कि कहीं हम पेंशन्स कम करना चाहते हैं, सही बात है, करनी है, तो उसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए इनके लिए। सिविल में भी तो लागू है, हर एक काडर में लागू है वो। ताकि अब क्या होता है कि जब हम किसी भी आदमी को 5 साल से ज़्यादा रखते हैं तो उसको ग्रेच्युटी देनी पड़ती है, जो उसकी निधि देनी पड़ती है, कल्याण निधि जी। ग्रेच्युटी देने की वजह से वो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस ले बैठता है, उसको ECHS देना पड़ेगा, हेल्थ का देना पड़ेगा, और उसको कैंटीन और ये सहूलियत। अब ये क्या है, ये छोटी बातें हैं। सरकार को मेरे ख्याल से बड़ा दिल करना चाहिए, इनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस से भेज देना चाहिए। हमारे पास पैसों की इतनी कमी नहीं है। हम अगर नेशनल पेंशन स्कीम कर लें तो उससे इस पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है, सब कह रहे हैं कि हम ले लेंगे आपको। आइडियल तो ये होता कि हम CAPF में जो जवान जाते हैं वो यहाँ से निकाल के भेजते, क्योंकि BSF, ITBP इनका रोल हमारी तरह ही है। और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने भी बोला है इन फोर्सेस में एक्स आर्मी मैन बढ़ाए जाने चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते कि इनको 5 साल आर्मी में रख लेते और फिर वहाँ भेज देते, तो पेंशन की तो बात ही नहीं आती।
और सीएपीएफ में तो बहुत भर्तियां होती हैं, तो इतने आदमी लिए जा सकते थे। और लेने से पहले उनका थोड़ा टेस्ट ले लेते, देख लेते कि वो आर्मी जवान वहां तो एडजस्ट हो ही सकता है। उनका आर्मी तो बेटर जवान होता है बिल्कुल पटियाल साहब, कंपेयर टू पैरामिलिट्री फोर्सेस। बिल्कुल पटियाल साहब, और उसको उसके साथ में रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग दे देते 6 महीने की, दे सकते हैं। ये स्कीमें पहले भी सोची गई हैं। और जहां तक अगर मान लो आप कह रहे हैं कि आप ले लोगे उनको, तो ये जवानी जमा खर्च से गांव का आदमी कन्विंस नहीं होता। उसने बहुत सरकारों को, मैं इस सरकार की नहीं बुराई कर, मैं तो कहता हूं सब सरकारों को धोखा देते हुए देखा है। ये हुआ है, वो सरकारें कहती कुछ है, कर नहीं पाती, क्योंकि ट्रस्ट क्राइसिस। हाँ, ट्रस्ट क्राइसिस सभी के साथ, सारी पार्टियों से है। तो अगर सरकार इसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दे, एक वैकेंसीज को फिक्स कर दे, एक अश्योरेंस को एक रिटर्न अश्योरेंस में तब्दील कर दे, तो इसकी, अभी मेरा डर एक और है पटियाल साहब, क्या होगा? देखिए, सेना में भर्ती 17.5 साल की उम्र में होती है और सीएपीएफ में भर्ती 18 साल की उम्र में होती है। 18 से लेके 23, हमारा 17.5 से 21। ठीक है सर। तो अभी क्या है कि जब कोई जवान भर्ती के लिए आ रहा है, उसको पता लगे कि सीएपीएफ में 60 साल तक नौकरी है या 58 तक है, मेडिकल भी है, पेंशन भी है, तो वो फिर इधर क्या आना चाहेगा? तो इधर जो मटेरियल आएगा उसकी क्वालिटी तो थोड़ी कम होगी, मेरे विचार से तो कम होगी। और हाँ, और जब अच्छा, मैं आपको एक और एश्योरेंस देता हूं पटियाल साहब, आपके थ्रू आपके श्रोताओं को, एक चीज का श्रोता ध्यान रखें कि हिंदुस्तान की फौज में वो जज्बा है, वो अफसर है, वो काबिलियत है, वो लोहे को भी सोना बना लेते। तो जो भी आएगा उसको ट्रेन करके वो ठीक कर लेंगे। इन्होंने कारगिल भी कर लिया है। 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के पास पैटर्न थे, हमारे पास तो मरे मराए सेंचुरियन थे, फिर भी हमने उनको ठोक दिया। तो मेरे को इस बात का बड़ा यकीन है कि इस स्कीम को लागू करने में हमारे जो अफसर साहिबान हैं वो काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएंगे और वो इस प्रॉब्लम्स को, शुरू में इन लोगों को जिम्मेवारियां कम दी जाएंगी, क्योंकि 4 साल में क्या है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसको साल में 100 दिन की छुट्टी मिलती है। तो अगर वो 4 साल रहेगा तो 300 दिन छुट्टी तो काटेगा ही, तो 1.5 साल निकल गया पूरा। और वो वहाँ आपके पास 2.5 साल के लिए केवल, तो 2.5 साल में आप उसको सुपरवाइज्ड और इस तरह के रोल में यूज करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि 10 साल में वो हालत आएगी कि फौज के अंदर 50% अग्निवीर होंगे। धीरे धीरे ये नफरी बढ़ती जाएगी। और सरकार का इसमें एक और जो बेसिक उद्देश्य जो सामने नजर आ रहा है कि 46,000 लेने से क्या होगा, 10 साल के बाद हर साल भर्तियां 1.6 लाख हो जाएंगी। तो जहां आज हम 70-80 हज़ार लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डबल हो जाएगा। ये सरकार का और पेंशन का बिल कम हो जाएगा। ये सरकार के उद्देश्य नजर आते हैं। और सरकार ये भी सोचती है कि ये लोग अच्छे नागरिक होंगे। इसमें मतभेद हो सकता है। अगर इन नागरिकों को आप इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरोगे, अगर इनको आप बैंकों के सामने फिर से गार्ड खड़ा कर दोगे, तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं। पर वो 4 साल बाद करेंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या करेंगे? अगर आप उनको सीएपीएफ में नहीं लोगे या हरियाणा पुलिस में नहीं लोगे या यूपी उत्तराखंड जो कह रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तो वो सिक्योरिटी गार्ड ही होंगे और क्या करेंगे? कि ये कहना कि 11 लाख से बिजनेस शुरू कर लेंगे, बैंकों से लोन उठा लेंगे, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी आ नहीं सकती है किसी लेवल पे? आपको लगता है कि जो आदमी 4 साल आर्मी में काम करके आएगा, मान लीजिए उसमें से कुछ % लोग ऐसे भी होंगे जो बेरोजगारी से तंग आकर उन चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई तो है ही, ऐसे शार्प शूटर तो चाहिए लोगों को। एक अमेरिका में स्टडी की गई, उसमें देखा गया कि अमेरिका में तो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अफगानिस्तान की लड़ाई 60 से 70% पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से लड़ी गई। इराक की लड़ाई में भी इस्तेमाल हुए थे। तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि वो इस तरह की चीज़ों में जाएं। और तो ये डर तो है, इसका सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए। अब आप देखिए, हमारे पास अंबाला है, अंबाला में एक आर्मी की ITI है। जब मैं आर्मी कमांडर था, मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को बोला कि आइए
इस ITI का जिम्मेवारी आप ले लीजिए। आप यहाँ पे 1.5 साल हरियाणा गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज ITI ट्रेनिंग होती है। आप इसका सिलेबस कस्टमाइज करिए अपने मुताबिक, और मेरे को प्लेसमेंट वैकेंसियाँ फिक्स करके दीजिए कि 50 मैं उठा लूँगा, 50 मारुति उठा लेगी, 50 हीरो उठा लेगा, 50 कोई और उठा लेगा, पर कोई करने को तैयार नहीं है। कहने के लिए बहुत वो है, इसीलिए ट्रस्ट डेफिसिट है। तो इसलिए ज़रूरी होगा कि सरकार को अब जब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो इस दिशा में काम करना चाहिए। आपने 40 साल आर्मी को दिए हैं। आर्मी की नौकरी में एक देशभक्ति होती है, एक जज्बा होता है, जैसा आपने जिक्र किया। मान लीजिए कि एक आदमी जिसकी 2.5 साल नौकरी हो चुकी है, 4 साल के लिए वो रिक्रूट हुआ है और कोई बैटल क्राइसिस हो जाता है, तो वो ना तो खुद लड़ने के लिए जाना चाहेगा और ना ही किसी भी कमांडर को ही लगेगा कि जिसकी साल भर नौकरी रहती है, 1.5 साल रहती है, मैं इसको भेजूं जबकि वो जवान होगा। तो वो एक तरह से जो है वो उनका तिरस्कार नहीं होगा कि वो जवान होते हुए भी जब किसी युद्ध भूमि में जाने की बात आएगी तो उनको प्रायोरिटी पे चांस नहीं मिलेगा। जब लड़ाई में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, एक अलग केमिस्ट्री उभर के नज़र आती है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। जब चैलेंज ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं जो लीडर होते हैं वो लोगों को इंस्पायर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं वो यंग भी होते हैं, वो बहुत युवा होते हैं। हालांकि उनके ऊपर एक सिक्योरिटी का भाव होता है उनमें, लेकिन कि मैं देश के लिए जान दूंगा तो मेरे पीछे वालों को देश संभाल लेगा। यहाँ वो जज्बा मुझे लगता है कहीं कम नहीं रह जाएगा। वो जिस तरह से कॉर्पोरेट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो तो कंसल्टेंसी सर्विसेज टाइप लेने लगेंगे अपने। सरकार ने किया तो है, आपने शायद स्कीम में पढ़ा भी होगा कि उनकी एक इंश्योरेंस पैकेज भी है। अगर उसकी वो देश के काम आ जाए या देश के लिए बलिदान करे तो उसका ग्रेशिया भी है। ये तो सरकार ने किया है। और जैसे कि आप देखते हैं कि कई गवर्नमेंटें, हरियाणा और इस तरह की, वो दिल्ली गवर्नमेंट भी 1 करोड़ दे देती है, तो शहीद तो वो भी होगा। तो वो पर जब आदमी लड़ता है उसको ये फीलिंग होती ज़रूर है, पर जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा ड्राइव करती है वो ये है कि उसके आसपास के लोग, उसका ग्रुप जो है, उसकी कमराडरी जो है, वो उसको साथ लेके चलते। तो जो उसके साथ पुराने जवान होंगे, मतलब 35 साल या 30 साल की नौकरी के लिए भर्ती हुए हैं, वो अपना जब कंपैरिजन करेगा उनसे तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्रेड पाएगा उनसे, या उनके हाव भाव में, एक बैरिक में रहने में भी ये चीजें सामने आएंगी कि तुम तो 4 साल बाद चले जाओगे, मैं तो 30 साल के लिए, 35 साल के लिए हूँ। थोड़े बहुत ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स तो आएंगे और कमांडर्स को उनको दूर करने के तरीके भी सोचने पड़ेंगे। ऐसा होता है ग्रुप्स में कि आप क्लासिफाई कर देते हैं लोगों को, जैसे अभी भी कहते हैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है, ये रेगुलर ऑफिसर है, इस तरह की होती है क्लासिफिकेशन, इस तरह की बातें होती हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, इसको एड्रेस करने का चैलेंज है। बंट नहीं जाएंगे सर लोग इससे? ऐसा लगेगा नहीं कि एक यूनिट है उसमें से 2 तरह के लोग हैं तो बटे हुए आपस में? ये जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। मतलब जैसे क्या है कि 10 साल में अग्निवीर की नफरी एक यूनिट में 50% तक, शुरू में तो 3-4% ही होगी और धीरे धीरे करके बढ़ेगी। उसमें जो चेंज मैनेजमेंट है, एक चैलेंज तो है, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये चैलेंज है ग्राउंड लेवल पे। बट मेरे को उम्मीद है कि हमारे सिस्टम में इतनी लचीलापन, इतना रेजिलियंस है कि हम इसको एड्रेस कर लेंगे। कहा यह जा रहा है कि अभी हमारे जो जवान की एवरेज एज है आर्मी की वो 32 ईयर्स है, इसको 26 तक लाना चाहते हैं जैसा कि प्रेजेंटेशन में कहा गया है, और ये 5-6 साल में ये हो जाएगा। आपको लगता है कि अग्निवीर भर्ती करने से 6-7 साल के अंदर जो सेना तैयार होगी भारत की, वो जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसा माहौल चीन और पाकिस्तान ने बना रखा है, उससे लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा युवा होगी? आपको ये भरोसा है? जो स्टेप लिए जाते हैं वो अच्छी नीयत से लिए जाते हैं, उनको जिस शिद्दत से लागू किया जाता है और लागू करते वक्त जो रिफाइनमेंट किए जाते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि वो स्कीम उसमें से कितनी एफिशिएंसी दे। अगर सब लोग खाना पूर्ति में लग गए तो नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं वो बात, वो डर है। लेकिन अगर सब ने ईमानदारी से किया, जिसकी मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 40 साल फौज में नौकरी की है। फौज में एक आदमी है जिसको कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर, टाइगर, उसको पता है सब कुछ मेरे पे आके रुक जाता है, तो वो जिम्मेवारी उठा लेता है। वो
ऐसा माहौल अपनी यूनिट में बना लेता है कि वो चैलेंजेस से लड़ पड़ता है, कर लेता है उसको ठीक। तो अगर उस भावना से सब काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो लोग लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लिखा हुआ है, हमारे सब धर्मों में लिखा हुआ है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। जो सही काम के लिए लड़ता है ना, उसमें शक्ति आ जाती है। ये हमारे सिपाहियों में ये चीज़ भावना कूट कूट के भरी है। तो अगर हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ सही हैं, और सही है मेरे विचार से, कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम चीन के विस्तारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमारे में हमारी जो लड़ने का जो मुद्दा है वो सही है। तो अगर हम इस, वही वाली बात है पटियाल साहब, कम्युनिकेशन, अगर हम इस कम्युनिकेशन को सही रखेंगे, अपने जवानों को सही मैसेज दे सकेंगे, उनके साथ शिद्दत से जुड़े रहेंगे, तो ये सक्सीड हो जाएगी। पर चैलेंज है, आपकी बात में ये दम है कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस चैलेंज के साथ आजकल के अफसर कम्युनिटी को निभाना पड़ेगा। भारतीय फौज की ट्रेनिंग जान माना जाता है, बेस माना जाता है, बुनियाद माना जाता है, और कहा जाता है कि जवान भारतीय जो है वो ट्रेनिंग के दम पे खड़ा होता है। ट्रेनिंग का अरसा 6 महीने कर दिया गया, आपको लगता है कि काफ़ी है 6 महीने? देखिए, मैं इसके खिलाफ लिखता रहा, सच्ची में मैंने आर्टिकल भी लिखे इसके खिलाफ, पर अब मैं ये सोचता हूँ कि जब सरकार ने इसको लागू कर दिया है तो अब हमको इस दायरे में इसको ईमानदारी से इस एक्सपेरिमेंट को निभाना चाहिए। सरकार को भी अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए, कोई रिफाइनमेंट्स करते रहना चाहिए। और तो मैं ट्रेनिंग के मुद्दे पे ही आता हूँ। तो मैंने इसका एनालिसिस किया कि ट्रेनिंग में अब क्या है कि जब हम पहले ट्रेनिंग करते थे तो ना सिमुलेटर थे, ना इस तरह के ये मोबाइल वाले ऐप शैप, सब ट्रेनिंग में आ गए हैं अभी। तो अभी क्या है कि कुछ अपटेक भी बढ़ गया है। चैलेंज तो होगा, कुछ काटना पड़ेगा, इसीलिए उसको जिम्मेवारियां भी कम ही दी जाएंगी शुरू में। जब वो हम लोग मजाक करते हैं आजकल व्हाट्सएप पे, कुछ अग्निवीर होंगे और कुछ सूर्यवीर होंगे, जो कि 4 साल के बाद रख लिए जाएंगे। तो जब वो सूर्यवीर बनेगा या शूरवीर बनेगा तो उसको एक और ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब कोर्सेज होते हैं ना, हाँ जी, तो उसको एक और अपस्किल किया जाएगा ताकि वो उसके काबिल हो सके। पर 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ उसका जो दायित्व है वो लिमिटेड ही रखा जाएगा और ट्रेनिंग में फेरबदल किया जाएगा मेरे विचार से। कुछ ट्रेनिंग जो कि रेपिटेटिव है काट दी जाएगी, कुछ मॉडर्न एड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उम्मीद की जाती है कि वो कहते हैं ना, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट गोइंग, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो इस भावना के साथ सर ये फॉर्मूला जो ये तैयार किया गया है अग्निवीर का, आपके हिसाब से ये कहाँ का मॉडल उठाया गया है? ये कोई एक मॉडल को लेके नहीं किया गया है। देखिए, इसमें पेंशन को कम करने का एक कंपल्शन था, क्योंकि पेंशन बिल बहुत भारी है। दूसरा, आर्मी में ये रेजिस्टेंस था कि हम एनपीएस में नहीं जाना चाहते, जो कि गलत रेजिस्टेंस है मेरे विचार से। तीसरा, सरकार का ये भी कहीं विचार है कि भारत में एक ऐसी भावना है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। वो हम दे तो नहीं सकते, पर बहुत लोगों में ये फीलिंग है कि हमें योद्धा होना चाहिए, तो उसका भी कहीं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार को ये भी लगता है कि साल में 50,000 की बजाय 1.5 लाख भर्तियां, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। और सरकार की नीयत, जैसे वो कह रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये लोग 4 साल के बाद जब सिविल में आएंगे तो ये बेहतर होंगे। क्योंकि आजकल आप देखिए, जो भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज इंजीनियरिंग में भी चले जाओ, तो उसकी ट्रेनिंग तो कुछ ऐसी कोई वो तो नहीं है। तो इसलिए अगर इस आदमी को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये देश के उसमें योगदान दे सकता है। लेकिन आपका सवाल वही कायम है कि ये कहाँ से कॉपी किया गया। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि ये मेरे विचार से कई मॉडल्स को स्टडी करके इसको बनाया गया, क्योंकि किसी कंट्री में बिल्कुल ऐसा मॉडल नहीं है। चीन में कंस्क्रिप्शन है, रशिया में आपने देखा, इजराइल में तो कंपलसरी नेशनल सर्विस है, वहाँ तो एक प्रॉब्लम है इसलिए है। अमेरिका में भी कंपलसरी नेशनल सर्विस। तो ये मॉडल कई जगह से स्टडी करके बनाए गए। कहाँ जहाँ कमी पेशी रह गई, अमेरिकन सिस्टम में जब आप बाहर जाते हो छोड़ के, तो स्टेट आपकी फंडिंग करता है एजुकेशन के लिए। बहुत सारे लोग अमेरिका में अच्छे ग्रेजुएट भी जवान बन के भर्ती होते हैं, क्योंकि फिर बाद में उनको अच्छी एजुकेशन का
फायदा मिलता है। तो कुछ ऐसा हमको भी अब सोचना चाहिए कि इसके साथ इनको दिया जाए। सर, अगर आपके हिसाब से, मुझे लग रहा है कि इसके फायदे और नुकसान आप दोनों असेस कर रहे हैं, आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए कि इनके किन किन चीजों को रीथिंक करे और कैसे जो पब्लिक जो नाराज है, विरोध कर रही है, युवा, वो इससे कन्विंस हो? मैं इसको लेता हूं। पहली चीज सरकार ने कर दी, 23 साल एज कर दी, बोला ये 1 साल के लिए है। मेरा सरकार से रिकमेंडेशन है अगले साल भी 22 रख लो, एकदम 21 पे मत लाओ, प्रोग्रेसिव आप इसको लाओ। इसके अलावा मेरा रिकमेंडेशन है कि वैकेंसियां 46,000 की बजाय, क्योंकि 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो 75-80 हज़ार रखो। और जो थोड़ा, क्योंकि 2-2.5-3 साल के लोग एक क्यू में इकट्ठे हुए हैं, तो वो डर तो है उनको कि मैं कैसे, यार मैं 1 साल में 3 साल से वेट कर रहा था, 3 साल में नौकरी खत्म हो जाएगी, ये चीज़ है। तो इसलिए एक ये किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी सरकार को सोचना चाहिए कि इसको क्या 5 या 7 साल कर सकते हैं। इन लोगों को क्या हम एनपीएस के ऊपर ले जाकर, नेशनल पेंशन स्कीम पे ले जाकर एक्स सर्विसमैन की तरह बाहर ले जा सकते हैं। और जो भी सरकार ने एक वायदे किए हैं कि हम इनको एक सेकंड करियर देंगे, उसको किसी कानूनी जामा पहनाया जाए, उसको वैकेंसी रिजर्वेशन की जाए, जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। देखिए, आप अग्निवीर से रिलीज होकर आए, आप 17.5 से 21 के बीच में गए, अगर आप 20 पे गए, बाहर आए 24 पे, सीएपीएफ की रिक्रूटमेंट एज 18 से 23 है, तो आप तो आउट ऑफ वो हो गए। तो कहीं ना कहीं आप ये लिख के दीजिए उनको कि आपको 4 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये इसको बातचीत से नहीं, इसको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और लेटर से इसको उनको एज ए एक्स सर्विसमैन मानते हुए रिलैक्सेशन दे दिया जाए, वो उसको स्थापित किया जाए, करना बहुत जरूरी होगा। सर, आपको ये लगता है कि ये जो अग्निवीर वाली स्कीम लाई गई है, इस योजना के तहत अगर मान लीजिए अगले 10 साल काम होता है, तो जो डिफेंस बजट का बहुत सारा हिस्सा जो पेंशन्स में या फिर वेलफेयर स्कीम्स में जा रहा है, उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, आर्मी की वेपनरी के लिए यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है और करना चाहिए। मेरा तो इसमें 2-3 विचार हैं। देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान ने अपना बजट अभी बढ़ाया और चीन के इरादे तो आप देख ही रहे हैं। पटियाल साहब, आप देखिए तो सही, मैं आपसे दोस्ती पे आ गया क्योंकि हम इतने खुल गए एक दूसरे के। तो पटियाल साहब, ऐसा है, आपने आईपीएल के मीडिया राइट्स की नीलामी देखी, पैसे तो बहुत है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको, देखिए, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, बिना सिक्योरिटी के नहीं कर सकते, सिक्योरिटी का होना जरूरी है। तो जिस तरीके से अगर हम अपने को सिक्योरिटी में उसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ से बचा हुआ पैसा तो लगाना ही है, उसके अलावा हमको और पैसा लगाना चाहिए। देखिए, हम सब बात कर रहे हैं टेक्निकल आर्मी बनाएंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, तो हमारा आज जो, अगर हम अपनी सेना का विश्लेषण करें तो हमारी सेना में इक्विपमेंट आज पुरानी है। किसी वाइस चीफ ने बोला था कि 72% इक्विपमेंट पुरानी है, सिर्फ 18% मॉडर्न है। ये एक वाइस चीफ साहब ने बोला था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, आज से 4-5 साल पहले। अगर कुछ ठीक भी हुआ तो क्या 60% रह गई होगी, और मॉडर्न इक्विपमेंट हो सकता है 25-30% हो गई हो। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आज हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ह्यूमन कैपिटल है। हमारा जो जवान है, हम कहते हैं ना कि चीन के जवानों में ये काबिलियत नहीं है कि वो अपनी जान दे दे, वो रोते रहते हैं। वहाँ पे सिंगल चाइल्ड गाँव में वो बॉडी बैग को नहीं देख सकते। इंडिया में ये काबिलियत है कि यहाँ का आदमी देश के लिए शहीद होने को जज्बा है। तो अगर वो हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, तो उसको जल्दी में उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। उसको और हम कह रहे हैं टेक्निकल आ जाएगा, पर टेक्निकल को पहले आ जाना चाहिए और फिर ह्यूमन कैपिटल को वो करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जोर वहाँ जाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो ये अग्निवीर हैं, इनको लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये बड़ी संख्या में सेना में अपने बच्चों को भेजता है। प्रदर्शन वहां हो रहे हैं जहां से उतनी नफरी नहीं है जितनी नफरी इन उत्तर भारत के इन राज्यों से होती है। पंजाब इसमें क्यों पिछड़ गया? पंजाब आज सेना की बजाय कनाडा जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के लोग भर्ती नहीं हो रहे, भर्ती पूरे हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं। आपके देखिए, इस बार जब, लेकिन आप अपना जमाना याद कीजिए और आज के जमाने को कंपेरिजन मैं मानता हूं, पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो इस साल पासिंग आउट परेड हुई, सबसे ज्यादा ऑफिसर कमीशन हुए
उत्तर प्रदेश से, नंबर 2 था उत्तराखंड, नंबर 3 था हरियाणा और नंबर 5 पे था पंजाब। क्योंकि पर कैपिटा में अभी भी इन राज्यों में वो जज्बा है अफसर बनने का। उत्तराखंड में तो बहुत है और हरियाणा में भी बहुत है और पंजाब भी अब कैचअप कर रहा है जब से ये रंजीत सिंह एकेडमी, माई भागो एकेडमी बनी है। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है कि हमें कुछ पहले की भी गई, जैसे सी पाइट को चलाया गया जिसमें जवानों की भर्ती के लिए ट्रेनिंग वगैरह देते थे, फिर वो स्कीम चली नहीं। इम्प्लीमेंटेशन में कमी हम छोड़ देते हैं। और कनाडा जाने का जो ये वो है, ये एक बहुत ही अजीबो गरीब पंजाबियों में एक बीमारी है कि एक ट्रेंड है कि कनाडा चलो, वो एक जगह बैठ के पता नहीं क्यों राजी नहीं है। तो ये कुछ अच्छा तो नहीं है। और एक और गलत बात यह कि आप देखते हैं ट्रकों के पीछे लिखा होता है पुत जट्टा दे ड्राइवर ट्रक्का दे। तो मतलब जब हम इसी को अपनी कोर कॉम्पिटेंस समझ रहे हैं और जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं म्यूजिक में, तो कहीं ना कहीं पटियाल साहब आपके माध्यम से आप लोगों को एजुकेट करिए कि आप भी अपस्किलिंग करो, अच्छी स्किल सीखो, आईटी में आगे आओ और जितने आप फौज में जाते हो जाओ। अब ऑल इंडिया ऑल कास्ट है, ओपन कंपटीशन है, तो पंजाब के बच्चों को वैसे तो वो अच्छा कर ही रहे हैं और अच्छा करने की जरूरत है। जब भी सेना में रिक्रूटमेंट को लेकर चेंजेस होते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहता है? क्या कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है? क्या कोई ऐसी कोर टीम है जो इन सब चीज़ों पर टाइम टू टाइम जो है वो विचार करती रहती है कि कैसे अगर हमें बदलाव लाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें लाई जानी चाहिए? प्रोसेसिंग क्या है? या एक पुराना ढर्रा चला आ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको लेफ्ट राइट करके सेट करते रहते हैं? आइडियल तो ये है सबसे अच्छा, क्योंकि मैं अपने 25 साल के करियर में ये पहला बड़ा चेंज देख रहा हूँ। आर्मी के HRD जिसको DOPT टाइप कहते हैं, उसके पॉलिसी सेक्शन में था, मेरी डेस्क ये काम करती थी। सबसे बेहतर तरीका ये है, हमारे पास एक कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है जो कि IIM की तरह है, उसमें इस तरह की काबिलियत है। जब हम ऐसे फेरबदल करना चाहते हैं तो हम कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में उसको वैलिडेट कराते हैं, वहाँ पर उसकी वो करते हैं और उसको फिर पेयर रिव्यू कराते हैं XLRI से जो कि HRD एक्सपर्ट है, IIM से, ऐसी इंस्टीट्यूशन से, ताकि इस स्कीम को देखा जाए और उसका कंप्यूटर सिमुलेशन करते हैं। अब इसमें कितना किया गया इसका मुझे कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि इस स्कीम में एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन की कमी रही। हम जब पूछते थे लोगों से क्या आ रहा है तो लोग हमें ज़्यादा नहीं बताते थे। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि कम्युनिकेशन हुआ, विचार विमर्श किया गया। अगर कुछ और किया जाता तो शायद अच्छा होता, कम से कम अंदेशे कम होते, क्योंकि जो हमने स्कीम के बारे में शुरू में सुन रहे थे और जो सरकार ने अनाउंस किया उसमें काफ़ी फ़र्क था, तो वो चीज़ें बताई जा सकती थी। सर, ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं और उसका असेसमेंट बता रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है? होना तो नहीं चाहिए। ये कह देना कि बिल्कुल नहीं होता, ये भी गलत होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे कि देवेगौड़ा साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कन्नड़ रेजिमेंट बनाओ। आज रेवाड़ी और गुड़गांव के क्षेत्र में अहीर रेजिमेंट के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जगजीवन राम साहब के टाइम पे चमार रेजिमेंट के लिए, पहले होती भी थी चमार रेजिमेंट ब्रिटिश के टाइम पे, उनका मुद्दा उठाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इसमें नहीं है। मुलायम सिंह साहब थे तब भी बहुत सारी इश्यूज आई थी, तो मैंने तो ये देखा है नज़दीकी से। तो ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल नहीं होता। जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको कहाँ लगाया जाएगा, जिस राज्य में लगाओगे उसकी इकॉनमी अप हो जाएगी। तो जो हमारी ऑर्डिनेंस उसको लेके पॉलिटिकल लड़ाई लड़ती रहती। जो ऑर्डिनेंस देखिए, पहले डिफेंस एग्जीबिशन सिर्फ दिल्ली में होती, फिर जब पारिकर साहब आए तो गोवा में ले गए, जब निर्मला सीतारमन जी आई तो तमिलनाडु चली गई, इस बार वो पिछले साल वो यूपी में हुआ, इस साल वो गुजरात में हुआ। तो जहाँ जिस स्टेट में इलेक्शन होने हैं वहाँ डिफेंस एग्जीबिशन चल पड़ती है। तो कई मायनों में पॉलिटिक्स आ ही जाती है, पर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इससे परे रहना चाहिए। मैंने आपकी चैनल से मैं एक और अपील करना चाहता हूँ सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आपने अपना गुस्सा, अपना प्रॉब्लम, अपनी जो विरोध है वो जता दिया। कुछ आप भी के लोग भी मिले इसमें, अब मत करिए। क्यों? क्योंकि इससे सेना को बुरा नाम मिल रहा है। सेना के अफसरों को रोज़ टीवी पे आकर अपना इस स्कीम का बचाव करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं
ये आदमी फौज के लिए तो अच्छे नहीं है, जो कि पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सब पॉलिटिकल पार्टी से ये, मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, एक अपील करता हूँ कि ये वायलेंस को बंद कराइए, मत होने दीजिए। आप सब लोग पब्लिक लीडर हैं, इसकी कोई जगह नहीं है, और सेना को इस चीज़ में मत घसीटिए। ये एक एक्सपेरिमेंट है, गवर्नमेंट कर रही है, करने दो, ईमानदारी से करो, और गवर्नमेंट से भी उम्मीद है कि आप फीडबैक दो, ऑब्जेक्टिव तरीके से करो, ताकि इसको और सुधारा जा सके। क्योंकि आफ्टरऑल इसमें सेना की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, कुछ लोगों का जीवन फंसा हुआ है, जो कि अग्निवीर है, उनका करियर फंसा हुआ है। तो इन सबको देखते हुए अब इसको बहुत लंबा खींचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। क्या इससे पहले सेना में कोई ऐसा फैसला हुआ था जिस पर इस तरह का बवाल हुआ हो या इतना ज्यादा सियासी घमासान मचा हो आपकी नौकरी के दौरान? OROP एक ऐसा था, पर सेना में नहीं हुआ, वो वेटरन कम्युनिटी में बाहर रहा। ये भी सेना में नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। तो एक OROP एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर इस तरह के प्रदर्शन वगैरह हुए। और ऐसा क्या है, भिवानी में जो आज रूलिंग पार्टी है, उन्होंने रैली की थी प्रॉपर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, उन्होंने कहा मैं OROP दूंगा, और दिया उन्होंने। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें मतलब पहले तो बहुत कम होती थी, अब थोड़ा बहुत, जैसे अही रेजिमेंट का, पर वो तो लोकलाइज है गुड़गांव रेवाड़ी के क्षेत्र में, पर ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना को इससे परे रखना चाहिए। मैंने सिर्फ सवाल इसीलिए पूछा कि सेना में डिसिप्लिन से आपका दिन शुरू होता है, और जो हो रहा है ये सबसे बड़ा इनडिसिप्लिन है। हाँ, और ये ना, इसका ऑस्मोसिस इफेक्ट जवान के ऊपर आता ही है, क्योंकि पहले नहीं आता था। पहले सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, पता नहीं लगता था। आज ये हर रोज पता लग रहा है, उसके ऊपर ये इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो कि सही नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। KJ सिंह साहब ने सारे सवालों के जवाब बड़े ही साफगोई से दिए, और जो दिल की बात थी, जो उनकी अपनी रिकमेंडेशंस थी, वो भी उन्होंने हमारे सामने रखी। तो आप भी इस इंटरव्यू पर अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर जरूर दीजिएगा।